नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं समरजीत यादव एनआईओएस की स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा में हम पाठ योजना के निर्माण पर बात करेंगे। पाठ योजना क्या होती है, पाठ योजना क्यों बनाते हैं, पाठ योजना बनाने की क्या आवश्यकता है, इस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि पाठ योजना क्या होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए पाठ की तैयारी और योजना बनाने की आवश्यकता होती है। यानी आप जिस भी विद्यालय में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, उस विद्यालय के अंतर्गत आप एक दिए गए विषय का अध्यापन कर रहे हैं। उस दिए हुए विषय के अध्यापन को उस दिए हुए विषय की आप योजना बनाते हैं। उस योजना को हम पाठ योजना के नाम से जानते हैं। कक्षा में जो विषय वस्तु पढ़ाई जाती है, उसके लिए एक योजना बनाई जाती है, उसे हम पाठ योजना कह सकते हैं। पाठ योजना के निर्माण के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। सबसे पहले आइए हम जानते हैं परंपरागत पाठ योजना और शिक्षार्थी केंद्रित पाठ योजना क्या होती है। परंपरागत पाठ योजना जो बनाई जाती थी, उसमें प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन की प्रक्रिया पर केवल शिक्षक क्रिया पर बल दिया जाता था। यानी शिक्षार्थी पूरी पाठ योजना में कहीं भी शामिल नहीं रहता था। शिक्षार्थी केवल पैसिव लिसनर के रूप में शामिल रहता था पाठ्य योजना में। शिक्षार्थी को यह माना जाता था कि शिक्षार्थी कुछ नहीं जानता है और शिक्षार्थी को शिक्षक को बस सिखाना है। लेकिन शिक्षार्थी केंद्रित जब से पाठ्य योजना बनाई जाने लगी, उसमें शिक्षार्थी को एक एक्टिव लर्नर के रूप में माना गया है। शिक्षार्थी यानी कि हम यह मान करके चलते हैं कि शिक्षक ही नहीं जानते हैं, शिक्षार्थी भी जानते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित और रचनावादी शिक्षण में शिक्षार्थी को केंद्र में रखकर पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है। यानी इस प्रकार की पाठ्य योजना में हम देखते हैं कि शिक्षार्थी पर बल दिया जाता है। शिक्षार्थी पूरी पाठ्य योजना के अंतर्गत हम देखेंगे क्या क्रिया कर रहे हैं, इसमें हम बल देते हैं। यानी हम शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्य योजना में शिक्षार्थी की क्रिया पर बल देते हैं। पाठ्य योजना बनाने से पूर्व कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आइए हम अवलोकन करें, आइए हम देखें कि हमें किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। जब भी आप पाठ्य योजना बनाने चल रहे हैं, तो पाठ्य योजना बनाने से पहले आप यह ध्यान दें कि आपको कौन सी विषय वस्तु का अध्यापन करना है। विषय वस्तु से आपको परिचित होना आवश्यक है। विषय वस्तु से आप परिचित होते हैं तो आप उसे विद्यार्थियों को सिखाने में अपने आप को सुविधाजनक पाते हैं, आपके लिए सुविधाजनक होता है। अब आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि वह विषय वस्तु आप विद्यार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, यानी उस विषय वस्तु को आप विद्यार्थियों को क्यों सिखाना चाहते हैं, इसके बारे में जानना आवश्यक होता है। इसके उपरांत विद्यार्थी इसके बारे में कितना जानते हैं, यानी जिस भी संकल्पना के बारे में आज आप कक्षा में पढ़ाने जा रहे हैं, उस संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान क्या है। पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। यदि आप उनके पूर्व ज्ञान से परिचित हैं तो आपको संकल्पना के बारे में पढ़ाने में आसानी होगी। अब आप जिस संकल्पना को पढ़ाने जा रहे हैं, उस संकल्पना को पढ़ाने के लिए आपको कितना समय चाहिए, कितने समय में उस संकल्पना को आप पूरा कर लेंगे, इसका भी उल्लेख करना आवश्यक है। इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। पढ़ाने के लिए आपको शिक्षण सहायक सामग्रियों की भी आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री आपको पढ़ाने के लिए ज़रूरत होगी, इसकी भी सूची बनाना आवश्यक है। जिस भी संकल्पना के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, उस संकल्पना से संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्रियों की सूची बना लेना पहले से ही आवश्यक है। अब आप आइए हम देखते हैं आपके पाठ्य योजना के क्या क्या चरण होते हैं। पाठ्य योजना बनाने के चरणों में आप सबसे पहले शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जो चरण होता है, उस पर फोकस करते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षार्थी क्रिया
और शिक्षक क्रिया को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। जैसे ही आपकी पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है, आपको यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आपके विद्यार्थी ने सीख लिया है या अभी नहीं सीखा है। इसके बाद आप इस संकल्पना से संबंधित कुछ प्रश्न निर्मित करते हैं, कुछ मूल्यांकन की विधियां तय करते हैं। इसके आधार पे आप विद्यार्थियों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के बाद आप विद्यार्थियों के लिए कुछ उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। इस उपचारात्मक शिक्षण से उस संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को भली भांति परिचित करवाने का आप प्रयास करते हैं। कक्षा के अंत में आप सारांश ज़रूर प्रस्तुत करें। जो भी पाठ्य योजना आप पढ़ा रहे हैं, पाठ्य योजना पढ़ाने के उपरांत आप अपनी पाठ्य योजना में यह भी समय सुनिश्चित करें कि आप पाठ्य योजना का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं। अगर पाठ्य योजना का सारांश आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो वह विद्यार्थियों ने क्या सीख लिया है या नहीं सीखा है, इसको जानने में आपके लिए मददगार साबित होती है। अब आइए हम बात करते हैं शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्य योजना क्या होती है। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्य योजना में शिक्षार्थियों को केंद्र में रखा जाता है। सबसे पहले इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने शिक्षार्थियों को जानने का प्रयास करें। यदि आप अपने शिक्षार्थियों को जानने का प्रयास करते हैं तो आप उनकी रुचियों को, उनके वातावरण को, वो क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, इसके बारे में आप जान लेते हैं। इसको जानने के उपरांत आप उनके लिए कैसा वातावरण उपलब्ध करवा सकते हैं, कैसे विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करते हैं, उनके उस संकल्पना के बारे में क्या पूर्व ज्ञान है, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप अपनी पाठ्य योजना में सम्मिलित करते हैं तो वह आपकी शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्य योजना बनती है। पाठ की शुरुआत को, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ की शुरुआत को आपको रोचक ढंग से करना होता है। रोचक ढंग से कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे आप अपनी पाठ के शुरुआत में ही कुछ गीत गा करके या विद्यार्थियों को खेल खिलाकर या कुछ ऐसे तस्वीर दिखा करके आप अपनी पाठ्य योजना की शुरुआत कर सकते हैं, जिसमें उन्हें सोचने के लिए अभिप्रेरित करने का अवसर हो। उसके बारे में आप उन्हें बात करने की ओर ले जाएं। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ में आप कक्षा को जीवंत बनाने का प्रयास करें। जीवंत बनाने से मेरा तात्पर्य है कि शिक्षार्थी को एक सक्रिय अधिगमकर्ता मानें। शिक्षार्थियों की सक्रियता को कक्षा में बनाए रखें और शिक्षार्थी किस प्रकार से उस संकल्पना को सीख सकते हैं, उनके अपने क्या अनुभव हैं, उसको कक्षा में सम्मिलित करने का आप प्रयास करें। अब आइए, जैसा कि मैंने पीछे बताया कि पाठ्य योजना क्या होती है, पाठ्य योजना क्यों बनाना आवश्यक है। जब भी किसी विषय वस्तु को आप पढ़ाने जाते हैं या किसी संकल्पना को आप पढ़ाने जाते हैं तो उस संकल्पना को पढ़ाने के कुछ उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को आपको अपनी पाठ्य योजना में सम्मिलित करना आवश्यक होता है। अब उन उद्देश्यों को आप कैसे तय करेंगे, उन उद्देश्यों को जिन उद्देश्यों को आप बनाएंगे उसको विद्यार्थी के व्यवहार में कैसे आप देखेंगे। तो जो भी उद्देश्य बनाते हैं आप, यानी आप अपने पाठ्य योजना में इस प्रकार से उद्देश्य निर्मित करें कि वह विद्यार्थियों के व्यवहार का अवलोकन कर सके। यानी कि शिक्षक साथी आप विद्यार्थियों के व्यवहार को अवलोकन कर पाते हैं तो वह उद्देश्य पूरा होता दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आप देखें कि आपको कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है और उसमें आप सिखाना क्या चाहते हैं। आप जो सिखाना चाहते हैं उसको लेकर के आप पाठ्य योजना के उद्देश्य बना सकते हैं। इसके अलावा आप सिखाने के लिए आपके कौन सी परिस्थितियां होंगी, यानी कि आप कक्षा के भीतर सिखाना चाहते हैं या कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं कि आपको विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर लेकर के जाना आवश्यक होता है, तो आप कक्षा से बाहर उन्हें ले जाकर सिखाने में मदद कर सकते हैं। अब आइए हम पाठ्य योजना के अंतर्गत
कौन कौन से क्रियाकलाप हैं, उन क्रियाकलापों के क्या चरण हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। किसी भी पाठ्य योजना में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत आप चरणों को कुछ भागों में बांटते हैं। जैसे कि आप शिक्षार्थी क्रिया को सम्मिलित करते हैं और शिक्षक क्रिया को सम्मिलित करते हैं। जब भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत यानी कि आपकी पाठ्य योजना में शिक्षक क्या कर रहे हैं और शिक्षार्थी क्या कर रहे हैं। जैसे शिक्षक साथी, आप मान लें आपने किसी पाठ्य योजना का निर्माण आपको करना है, तो आप उस प्रक्रिया में आपकी क्या भूमिका होगी और शिक्षार्थी की क्या भूमिका होगी। उस पाठ्य योजना के अंतर्गत शिक्षार्थी क्या करेंगे, इनका होना बहुत ही आवश्यक है। अगर शिक्षार्थी क्रिया को आप अपनी पाठ्य योजना में सम्मिलित नहीं करते हैं तो आप परंपरागत शिक्षण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण को आप अपनी पाठ्य योजना में शामिल नहीं कर रहे हैं। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्य योजना तभी होगी जब उसमें शिक्षार्थी के लिए कुछ कार्य हों, कुछ क्रिया हो, कुछ ऐसी गतिविधि हो जिसमें शिक्षार्थी को इंगेज्ड किया जा सके, उन्हें सहभागी बनाया जा सके उस पाठ्य योजना में। तब आपकी पाठ्य योजना शिक्षार्थी केंद्रित होगी, अन्यथा आपकी पाठ्य योजना शिक्षक केंद्रित बन करके रह जाएगी। पाठ्य योजना में आपको जब भी पढ़ाते हैं, पाठ्य योजना बनाते हैं और उस पाठ्य योजना का अध्यापन कर रहे होते हैं, तो उसके अंतर्गत आपको मूल्यांकन जैसी संकल्पना को भी शामिल करना होता है। यानी उस पाठ्य योजना का मूल्यांकन करना है। यानी हम अगर इसको और सरल शब्दों में कहें तो आप जिस भी पाठ्य योजना का अध्यापन कर रहे हैं, उस पाठ्य योजना के आधार पर विद्यार्थियों ने क्या सीखा है, विद्यार्थियों के सीखने का आपको मूल्यांकन करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा विविध होती है, कक्षा में विविधता होती है, उस विविधता को आपको संबोधित करना है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी उस विविधता को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। अब आप जैसा कि जानते हैं कुछ विद्यार्थी अकेले या समूह में काम करते हैं। विद्यार्थियों को अपनी गति से सीखने के लिए समय दें। कुछ तेज़ी से सीखते हैं, कुछ को अधिक समय लगता है। प्रत्येक विद्यार्थी हम देखते हैं अपने ढंग से सीखता है। कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, कुछ को देखना और सुनना आवश्यक लगता है, जबकि कुछ अपने हाथों से करके सीखना चाहते हैं। सीखने के इन सभी तरीकों को अपनी पाठ्य योजना में जगह दें। यानी आप अपनी पाठ्य योजना बनाते समय केवल एक शिक्षण शास्त्री उपागम को अपनी पाठ्य योजना में जगह नहीं देंगे। जैसा कि आपने देखा कि आपकी कक्षा में विविधता है, अलग अलग तरीके के विद्यार्थी हैं और अलग अलग तरीके से वह सीख सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने शिक्षण शास्त्री उपागम को भी निर्धारित करें कि किस उपागम के द्वारा कौन से विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। कक्षा के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए भी समय दे सकते हैं। यानी कि अगर आप इन चीज़ों को अपने पाठ योजना में शामिल करते हैं, प्रश्न पूछने के समय को शामिल करते हैं, तो आप विद्यार्थियों के लिए अपनी कक्षा में जगह दे रहे हैं। यानी विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी अपनी बात रख सकता है, उसके मन में कोई शंका है तो वह शंका समाधान के लिए शिक्षक के पास जा सकता है। तो ऐसी व्यवस्था आपको करनी है। आप अपनी पाठ्य योजना की शुरुआत चर्चा के साथ कर सकते हैं, लेकिन इस चर्चा के उपरांत आपको अपनी पाठ्य योजना में खोजी प्रश्न भी सम्मिलित करना है। केवल ऐसे प्रश्न नहीं पूछना है जो याददाश्त वाले हों, जो केवल कंटेंट के बारे में, जो जैसे कि क्या वाले प्रश्न केवल नहीं हों, क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्नों को भी आप अपनी पाठ्य योजना में शामिल करें। ऐसे प्रश्न पूछें जो विद्यार्थियों को कल्पना, तुलना और अंतर करने के लिए प्रेरित करें। यानी हम केवल याददाश्त वाले प्रश्नों तक अपने आप को सीमित नहीं रखना है। हमें कल्पना, तुलना और अंतर करने वाले प्रश्नों की ओर अपने आप को ले जाना है। पाठ्य योजना में गृह कार्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है।
गृह कार्य में ऐसे कार्य को आप उन्हें करने के लिए न दें जिसमें कि बहुत ज़्यादा दोहराव हो। आमतौर पर शिक्षक क्या करते हैं कि एक ही गृह कार्य को बार बार उन्हें करने के लिए देते हैं, तो ऐसे कार्यों से आपको बचना चाहिए। गृह कार्य ऐसा होना चाहिए जो विद्यार्थियों को मज़ेदार लगे, उन्हें उसमें मज़ा आए, ताकि उसे करने का उनका मन करे। पाठ्य योजना के अंत में आप आत्ममनन को भी सम्मिलित करते हैं। आत्ममनन से तात्पर्य यह है कि आपने जो भी पाठ्य योजना बनाई है उसके बारे में आपने शिक्षण किया है, तो यह पाठ्य योजना आपकी किस हद तक सफल रही है, क्या उसमें कारगर नहीं रहा, क्या उसमें सफल रहा, और कारगर कुछ नहीं रहा तो वह क्यों नहीं रहा। अगर आपको इसी पाठ्य योजना को अगली बार फिर से पढ़ाना है तो उसमें आप क्या क्या बदलाव करना चाहेंगे, इसको आप आत्ममनन करके आप अपनी पाठ्य योजना के अंत में ज़रूर लिखें, ताकि आपको कुछ उस पर रिफ्लेक्ट करने का, कुछ चिंतन करने का मौका मिले। अब आइए हम एक पाठ्य योजना के प्रारूप को विकसित करते हैं। पाठ्य योजना के अंतर्गत आप जिस भी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे, किस तिथि को आप पढ़ा रहे हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कौन सा विषय है, उस पाठ का क्या शीर्षक है, कौन से कालांश है, यानी प्रथम कालांश, द्वितीय कालांश, तृतीय, यानी कौन सा कालांश है, इसका उल्लेख करेंगे। और इस पाठ्य योजना को पढ़ाने के लिए आपको कितना समय चाहिए, इसका उल्लेख करेंगे। पाठ्य योजना के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य भी आप लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य जैसा कि विषय केंद्रित होते हैं, यानी आप मान लीजिए कि भाषा का शिक्षण कर रहे हैं तो भाषा शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, इन उद्देश्यों को आप सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत रखेंगे। जिस भी पाठ का, जिस भी संकल्पना का उस दिन आप शिक्षण करने जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, उन उद्देश्यों का आप विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत शामिल करेंगे। अब आते हैं हम प्रस्तावना की ओर। पाठ्य योजना बनाते समय आप प्रस्तावना को अपनी पाठ्य योजना में सम्मिलित करते हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत आपने पाठ की कैसे तैयारी की है और क्या गतिविधि आप करवा रहे हैं, यानी पाठ्य योजना को, जैसे कि पीछे मैंने बताया आपको कि आप चित्र दिखा करके, वीडियो दिखा करके, कुछ ऐसी रोचक गतिविधि करवा करके अपनी प्रस्तावना कर सकते हैं। यदि आप ऐसी गतिविधियों को करवा करके अपने पाठ की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए यह बहुत लाभकारी होगा। लाभकारी इस लिए होगा कि आपके विद्यार्थी आपकी पाठ्य योजना के प्रति आकर्षित होंगे, यानी उस पर कुछ सोचेंगे, कुछ चिंतन करेंगे, कुछ मनन करेंगे विद्यार्थी। नहीं तो अगर आपकी पाठ्य योजना केवल यह मान करके बनाई जाती है कि आप ही सब कुछ जानते हैं और विद्यार्थी कुछ नहीं जानता है, तो आपकी पाठ्य योजना शिक्षक केंद्रित हो जाती है, जिसमें यह मान करके चला जाता है कि शिक्षार्थी कुछ नहीं जानते हैं और शिक्षक सब कुछ जानते हैं। तो हमें इन चीज़ों से हमें बचना है। अब आते हैं हम प्रस्तुतिकरण की ओर। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत क्रियाकलाप के चरण क्या होंगे, शिक्षक क्रियाएं क्या होंगी और छात्र क्रियाएं क्या होंगी। प्रस्तुतिकरण में आपको यह ध्यान में रखना है कि जिस भी संकल्पना का आप शिक्षण कर रहे हैं उस संकल्पना के शिक्षण के अंतर्गत आप क्या कर रहे हैं और शिक्षार्थी क्या कर रहे हैं। शिक्षार्थियों की क्रियाओं को आपको उसमें लिखना बहुत आवश्यक हो जाता है। आमतौर पे हम देखते हैं कि शिक्षार्थी को यह माना जाता है कि वह उस संकल्पना के बारे में कुछ नहीं जानता है, लेकिन उस संकल्पना को अगर आप विद्यार्थियों के परिवेश में झांकें, आप जिस समुदाय से विद्यार्थी आ रहे हैं उसको आप समुदाय को अगर आप ले करके आते हैं, समुदाय में जैसे कि जब विद्यार्थी कक्षा में आते हैं तो समुदाय से भाषा सीख चुके होते हैं, समुदाय के रहन सहन, समुदाय में कैसे व्यवहार किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में विद्यार्थी समुदाय से सीख करके आते हैं। तो उनके अनुभवों को आप कक्षा में कैसे सम्मिलित करते हैं। जब आप प्रस्तुतिकरण कर लेते हैं, जिस संकल्पना के बारे में आप पढ़ा लेते हैं, तो उस संकल्पना का सारांश ज़रूर प्रस्तुत करें। सारांश आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए
कि सारांश से आप यह बता पाते हैं कि किन किन बिंदुओं को आपने कवर किया है, किन किन बिंदुओं को विद्यार्थियों ने सीखा है आज की कक्षा में। इसके बाद आप मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन में जैसा कि मैंने बताया कि मूल्यांकन के दौरान आप यह जानने की कोशिश करते हैं इस संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों ने क्या सीख लिया है या नहीं सीखा है। पाठ्य योजना के अंतर्गत आप जो है गृह कार्य भी देते हैं। गृह कार्य के बाद आप अपने उस पाठ्य योजना के बारे में अपना आत्ममनन लिखते हैं। अब आप देखते हैं कि जब इस पाठ्य योजना का आप लगातार अभ्यास करते हैं तो आपको पाठ्य योजना बनाने का अभ्यास करते हुए पाठ्य योजना निर्माण करना आ जाता है। तो अब आप एक दिन में, जैसा कि आप शिक्षक साथी एक दिन में 6 से 7 कक्षा आप पढ़ाते हैं, तो अब आप पाठ्य योजना अगर रोज़ लिखेंगे, 6 से 7 पाठ्य योजना रोज़ बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका समय व्यतीत होगा। तो उस समय को कम करने के लिए हम पाठ नोट या पाठ डायरी विकसित करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि पाठ नोट क्या होता है, पाठ डायरी क्या होती है। पाठ नोट एक सूक्ष्म पाठ्य योजना होती है जिसके अंतर्गत विस्तृत पाठ्य योजना के मुख्य अवयवों को सम्मिलित किया जाता है। यह शिक्षक का व्यक्तिगत नोट होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप पाठ्य योजना निर्मित करते हैं तो उस पाठ्य योजना को दूसरे शिक्षक भी उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन जो पाठ नोट आप बनाते हैं इसका उपयोग आपके लिए होता है। यानी जो भी शिक्षक इसका निर्माण करते हैं उसके लिए इसका उपयोग होता है। पाठ नोट या पाठ डायरी में निम्नलिखित सूचनाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें आप तिथि, कक्षा, कालांश, पाठ का शीर्षक का उल्लेख करते हैं और जिस पाठ को आप पढ़ाने जा रहे हैं उसका क्या विशिष्ट उद्देश्य है, उस पाठ को पढ़ाने के लिए किन किन शिक्षण सहायक सामग्रियों की आवश्यकता है उसकी सूची आप बनाते हैं। और शिक्षण अधिगम क्रियाएं, यानी कि इसमें शिक्षार्थी की क्रिया और शिक्षक की क्रिया को आप शामिल करते हैं। इसके बाद आप उस पाठ का आकलन करते हैं, यानी पाठ आपने जो पढ़ा लिया है उस पाठ को आप देखते हैं कि विद्यार्थी ने सीख लिया है या नहीं सीखा है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न निर्मित करके आप विद्यार्थियों से पूछते हैं। इसके अलावा आप अवलोकन करते हैं या रचनात्मक मूल्यांकन करते रहते हैं। जब भी आप पाठ पढ़ाते रहते हैं बीच बीच में आप विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते रहते हैं। आइए अब हम पाठ नोट, पाठ डायरी के प्रारूप के बारे में बातचीत करते हैं। प्रारूप में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें तिथि का उल्लेख है, कालांश का उल्लेख है, कौन सा विषय आप पढ़ाने जा रहे हैं, उस विषय के अंतर्गत किस शीर्षक पर आप बातचीत करेंगे। जिस भी शीर्षक पर आप बातचीत करने जा रहे हैं उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है कि उसकी रूपरेखा क्या होगी, उस शीर्षक को आप विद्यार्थियों के सम्मुख किस प्रकार से रखेंगे, यानी उस शीर्षक को आप उसकी क्या योजना होगी, यानी शिक्षण अधिगम क्रिया क्या होगी, इसका चरणबद्ध योजना बनाना आवश्यक हो जाता है। उस विषय वस्तु को पूर्ण किया गया या वह अपूर्ण रह गई। यदि पूर्ण हो जाता है तो अच्छी बात है, यदि वह पाठ योजना पूर्ण नहीं होती है तो उसके क्या कारण रहे हैं, इसका आपको उल्लेख करना है। कक्षा में उत्पन्न कोई नया विचार, यदि पाठ योजना पढ़ाने के दौरान कुछ नए विचार पैदा होते हैं तो उन विचारों को आप पाठ योजना के अंतर्गत या पाठ नोट या पाठ डायरी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो आज की चर्चा में हमने यह जानने की कोशिश की है कि पाठ्य योजना का निर्माण किस प्रकार किया जाए, पाठ्य योजना के निर्माण में किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, पाठ्य योजना के उद्देश्य किस तरह से बनाए जाएं, पाठ्य योजना को कैसे अपने विद्यार्थियों के सम्मुख रखा जाए, शिक्षण अधिगम क्रिया उसमें क्या होगी, शिक्षक क्रिया क्या होगी, शिक्षार्थी क्रिया क्या होगी, इन चीज़ों को हमने इसमें शामिल किया। अंत में हमने पाठ योजना के प्रारूप और पाठ नोट या पाठ डायरी के प्रारूप के बारे में भी चर्चा की है। आज की यह चर्चा आपके लिए लाभप्रद होगी, हमें यह आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है।
बहुत बहुत धन्यवाद। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें। ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं: क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं: जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो। प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्रीय केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। करने राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने।